नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा द जेसी शो। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है। मध्य पूर्व में युद्ध की आहट अब सिर्फ आशंका नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। एक तरफ जहां पर इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है और उनके बीच में खड़ा है अमेरिका। मिसाइलें दागी जा रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है। तेल के दाम से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पूरी दुनिया इस वक्त चपेट में आ गई है। इसी उथल पुथल के बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा ने वैश्विक कूटनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। 2 दिन की इस यात्रा में भारत इजराइल साझेदारी को नई मजबूती मिली, आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश भी गया और अब जब इजराइल हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत ने साफ तौर पर कहा, संयम रखिए, तनाव कम करिए और बातचीत ही रास्ता है। यानी जब दुनिया पक्ष चुन रही है तो भारत शांति चुन रहा है। सवाल ये बड़ा है, क्या भारत आज वैश्विक शांति का सबसे भरोसेमंद चेहरा बनकर उभर रहा है? क्या मोदी की कूटनीति युद्ध के बीच संवाद का रास्ता खोल सकती है? और क्या भारत ही वो देश है जो पश्चिम और पूर्व दोनों से बात कर सकता है? क्योंकि सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल है क्या दुनिया को शांति का नेतृत्व भारत देगा? और आज भारत के इसी शांति संदेश पर करेंगे द जेसी शो में विश्लेषण और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका स्वागत करती हूं द जेसी शो में और पहले सवाल के साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि आज हमने द जेसी शो की हेडलाइन रखी है, एमिड वॉर क्लाउड्स मोदी बैट्स फॉर पीस। इसके मायने क्या है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आज सारा संसार एक दूसरे से लड़ रहा है तो स्टेबिलिटी, पीस और डायलॉग के लिए मोदी ही एकमात्र विकल्प दिखाई देते हैं। मोदी की क्रेडिबिलिटी ग्लोबल है, मोदी में हर किसी का भरोसा है, मोदी की निष्पक्षता में राष्ट्रों को भरोसा है। आप देख चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध में अल्टीमेटली दोनों मोदी के पास आए शांति का हल ढूंढने और नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये कहा कि वॉर इज़ नॉट ए सोल्यूशन, ओनली डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज़ द सोल्यूशन। और वो स्थितियां आज बन रही हैं। इसलिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी बैट्स फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का जो प्रिंसिपल है, जो आदर्श सिद्धांत है, इसकी उपयोगिता, इसकी रेलेवेंस, इसकी इम्पोर्टेंस आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। सर, ये कैसा संयोग है कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल के वापसी के साथ ही इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में लार्ज स्केल वॉर की शुरुआत हो गई? यह इजराइल और अमेरिका की एक, जिसे कहना चाहिए कि एक साख है नरेंद्र मोदी के प्रति, एक जिसे कहते हैं आंख की शर्म है या लिहाज है नरेंद्र मोदी के प्रति कि लड़ाई की घोषणा, लड़ाई का क्रियान्वयन, हमलों की शुरुआत उनके इजराइल से जाने के बाद हुई। तो एक तरह से जेस्चर है मोदी के प्रति उनका तो प्लान पहले से तय था, पर नरेंद्र मोदी जब आए उसके बाद ही हमला वहाँ पे हुआ। तो ये एक उनके प्रति मान सम्मान का भाव है कि ठीक है, इतना बड़ा दोस्त, इतना बड़ा व्यक्ति आया हुआ है, इसे जाने दें, इसके बाद फिर इस कार्रवाई को शुरू करेंगे। तो इट स्पीक्स द क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल ऑफ नरेंद्र मोदी। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में अपना दौरा करके जैसे ही वापस लौटे, इसके पीछे वॉर छिड़ गई आते ही। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में आप नरेंद्र मोदी के रोल को कैसे देखते हैं एज अ पीस मेकर? नरेंद्र मोदी का रोल एक्चुअली शुरू होगा कुछ दिनों बाद। इसमें अभी तो उन्होंने एक बयान जारी किया है, सभी से अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, डायलॉग बनाए रखें, स्टेबिलिटी के लिए सॉवर्निटी है राष्ट्रों की, उसका सम्मान करें। तो अभी इनिशियल टेक ऑफ है नरेंद्र मोदी का इस सेक्टर में। कुछ समय बाद जब लड़ाई थोड़ा ठंडी होगी, थोड़ा शांत होगी, तब एक इंटरनेशनल मध्यस्थ कहिए, एक क्रेडिबल फेस चाहिए उनको डायलॉग करने के लिए। उसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बार फिर से सामने आएगा और नरेंद्र मोदी का जो एक्चुअल जो लार्जर रोल है, लार्जर पर्सपेक्टिव है इस सारे प्रकरण में, जो है इस पीस मिशन में, वो उस समय शुरू होगा। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रंप की तानाशाह प्रवृत्ति है यही एक बड़ा रीजन है आज अमेरिका, ईरान, इजराइल आमने सामने है? और इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या यही बनेगा? देखो, अपेरेंटली लगता तो यही है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं, कुछ कारणों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो ट्रंप के विवेक पर निर्भर करता है, उसके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि वो डिप्लोमेटिक विजडम दिखाते हैं
या फिर बुली करते हैं, जैसा आमतौर पर जैसा उन्होंने किया है कि बिना किसी परवाह के अकेले ही एक्स पार्टी फैसले करना, उसे एग्जीक्यूट करना। अब जहाँ तक आज का सवाल है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईरान की सेनाएं सरेंडर करें या मरने के लिए तैयार रहें, और ये जो सैनिक 7 या 8 मारे गए हैं उनकी मौत का हम बदला लेंगे, और हमारा लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ है। तो मतलब कहने का ये कि 1 to 1 अभी मारने की मरने की स्थिति बनी हुई है। तो एक तो ट्रम्प का एटीट्यूड है, इसमें निर्णायक रोल प्ले करेगा कि वॉर आगे बढ़ता है कि नहीं है, ये जो है। फिर ट्रम्प को ये भी याद है कि 1979 में एक बार पहले भी भिड़ गए थे ईरान से, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, बड़ा एम्बेरसमेंट ह्यूमिलिएशन हुआ था उस समय जो है। उस समय तेहरान में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको वहाँ के छात्रों ने, प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था जो है, और आप देखिए 444 दिनों तक वो घेराव एम्बेसी का वहाँ पे रहा, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा एक तरह से। 66 लोग थे अमेरिकन, वो बंधक रहे, बाद में 52 लोग छूटे किसी तरह से। तो 1 साल वो जो उसका जो रहा एक तरह से हॉस्टेज रहे वो लोग जो है, तो बड़ा अमेरिका के प्रेस्टीज को उसमें लॉस हुआ। तो ये उनको याद है इस बात कि हम एक बार पहले मात खा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिद है कि हम आगे बढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड वार होगा कि नहीं, दूसरा इसमें फैक्टर है ईरान का। ईरान कम्स टू टर्म्स और नॉट। ईरान जो है ट्रम्प के दबाव में आके या हालात के दबाव में आकर के समझौता वार्ता के लिए आगे आता है कि नहीं। ट्रम्प ने दावा किया था कि ईरान वार्ता के लिए तैयार है, वो दावा गलत निकला। ईरान ने आज कहा है कि हम कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं, हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, और ये भी कहा है कि शुरुआत आपने की, अंत हम करेंगे। तो मरने मारने की स्थिति तक ईरान खड़ा हुआ है वहाँ पे जो है। तीसरा फैक्टर है कि रशिया और चाइना अल्टीमेटली क्या स्टैंड लेते हैं इसमें जो है। और चौथा ये कि अब ट्रम्प कह रहे हैं नाटो को उतारूंगा इसमें। तो नाटो अगर उतरता है, वो देश उतरते हैं, हालांकि नाटो के स्पेन है, दूसरे देश नॉर्वे सहमत नहीं इस बात से, वे छोटे देश हैं। फिर ट्रम्प की बुली के सामने कौन बोलेगा, आज जो ट्रम्प का स्टेचर बना है इस घटना के बाद में जो है। तो एक वो इशू है वहाँ पे जो है। तो नाटो अगर आता है तो और ज़रा लार्जर हो जाएगा, तब एक्चुअल जो है ना एक वर्ल्ड वार का ये रूप लेगा दैट वे जो है। तो बहुत कुछ उन 2 राष्ट्रों के रवैये पे डिपेंड करता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आज 3rd वर्ल्ड वार का जो खतरा है, पिछले 50 साल में सबसे पहली बार ये खतरा एक सीरियस थ्रेट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और पुतिन ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो रेडिएशन होता है न्यूक्लियर वॉर में, वो बड़े पैमाने पर हो सकता है, उससे कैसे बचेंगे, क्या करेंगे। तो उनकी परिकल्पना में ये है कि ये स्थिति आ सकती है। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। सर, इस विश्व युद्ध की स्थिति में क्या ईरान के साथ खड़ा होने की हिम्मत करेंगे चीन और रूस? अभी तो लिफ्ट कट ही चल रही है, खाली बयानबाजी तक सीमित है वो। अब देखिए ना, उन दोनों ने एक ही बात कही है मोटे तौर पे कि ट्रम्प ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, और जो हत्या हुई है खोमेनी की वो जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और अनैतिक है एक तरह से। और फिर रशिया ने ये भी कहा है कि जो वहाँ का पूर्व शासक जो मारे गए हैं, सर्वोच्च लीडर जो हैं खमेनी जो हैं, वो कहा है कि ही हैड प्लेड ए की रोल इन ब्रिंगिंग एंड स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड रशिया जो है, ये कहा उन्होंने। और चाइना ने ये खुद ने फिर आगे बढ़ के उसमें कहा है कि अमेरिका ने जो कुछ किया है और सत्ता परिवर्तन का जो प्रयास अमेरिका वहाँ कर रहा है, ये अनैतिक है, जो राष्ट्र की संप्रभुता है, सॉवर्डिनिटी है, उसके खिलाफ है। लेकिन बात अभी केवल यहीं तक है। बहुत से लोगों को उम्मीद थी संसार में कि जैसी खमेनी की हत्या की खबर आएगी वो राष्ट्र शायद इसमें कूद सकते हैं, लेकिन सब समझदार लोग हैं। फिर अमेरिका तो क्या है ना, बुली है, और वर्चुअली फोर्स में देखा जाए हर तरह से आज अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, अमेरिका का सिस्टम है, सब राष्ट्रों से आगे है। तो अभी कोई आगे बढ़ के आ नहीं रहा है, तो अभी ऐसा लगता नहीं। फिर शायद वो लोग वेट कर रहे हैं कि अमेरिका को इसमें उलझने दो, जैसे रशिया और यूक्रेन उलझ गए हैं। पहले वियतनाम अमेरिका उलझ गया था, एक बार इसको थोड़ा और कीचड़ में उतरने दो, फिर देखेंगे थोड़ा समय बाद जा करके क्या करना है। तो रशिया और चाइना इमीडिएटली कुछ बड़ा कदम उठाएं ऐसा लगता नहीं है। सो लेट्स वेट। सर, आखिर ईरान ने मुस्लिम कंट्रीज पे ही क्यों डायरेक्टली हमला कर दिया? क्या होता है, व्यक्ति निराश होता है, अपनों से उम्मीद खत्म हो जाती है, जिनको अपना समझता है अपने नहीं रहते हैं, तो फिर व्यक्ति यही करता है। ईरान ने हमेशा सोचा कि 6 अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, कम से कम ये तो मेरे साथ हैं, अरब राष्ट्र हैं जो भी, ये तो साथ रहेंगे। वो साथ नहीं रहे, अमेरिका के दबाव में सब कुछ हुआ जो है। तो उसने फिर हिम्मत छोड़ दी, उसने भी शर्म कहना चाहिए, लिहाज छोड़ दिया इस बात का, और कहा ठीक है, आइदर यू आर विद मी और यू आर नॉट विद मी। और उन्होंने फिर बहाना ही ले कि जो अमेरिकन बेसेज हैं इन कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में, मैं वहाँ हमला करूँगा। तो गल्फ कंट्रीज ने चेतावनी दी उनको, अगर भाई कुछ होश में रहो, हम तो पड़ोसी हैं आपके। तो उन्होंने कहा मैं आप पे तो अटैक कर ही नहीं रहा,
मैं तो अमेरिकन बेसेस हैं, चाहे दुबई में हैं, चाहे सऊदी में, मैं तो उन पर अटैक कर रहा हूँ, वो मेरा अधिकार है। अब बात सही है उनकी, दैट वे जो है। तो इसलिए क्या होता है, व्यक्ति जब देख लेता है कोई मेरे साथ नहीं है और मरने मारने पर रहता है, कुछ बाकी नहीं रहता है, तो व्यक्ति फिर ऐसा ही करता है जो ईरान ने किया है। तो दैट वे ईरान के कदम को आप जस्टिफाई कह सकते हैं कि शत्रु शत्रु है, मित्र मित्र है। एंड अरब कंट्रीज आर नो मोर फ्रेंड्स टू ईरान, दिस इज अपेरेंट। सर, पर इसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उनका रोल डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं, कितना सच है सर इसमें? उनका क्या रोल रहा है इस पूरे क्राइसिस में? हो सकता है सच हो। एक तो ये जो यंग जनरेशन है, जो रूलर बन गए हैं अलग अलग कंट्रीज में, विदेशों से पढ़ के आए हैं, उनका वैल्यू सिस्टम की क्रेडिबिलिटी कंपैरेटिवली वीक रहती है एज कम्पेयर टू एल्डर रूलर्स या किंग जो वहाँ पे रहे हैं, इस तरह से जो है। तो थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी रहती है दैट वे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट ने तो दावा किया है, उसने कहा कि 2 व्यक्तियों ने भड़काया ट्रंप को। जेनेवा में बात चल रही थी, बात एक बार फेल हो गई, जिसे कहते हैं नरेंद्र मोदी 100 बार कह चुके हैं, उसके अंदर है कि वी में एग्री टू डिसएग्री बट डायलॉग शुड कंटिन्यू। तो ट्रंप ने इंतजार नहीं किया, कहते 2 लोगों ने भड़काया। किसने? एक तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भड़काया, एक कहते हैं सऊदी प्रिंस ने, जो क्राउन प्रिंस है, इसने भड़काया कि सब करो। तो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि 7-8 बार बातचीत हुई है ट्रंप के रिस्क की, और ट्रंप को उन्होंने एक तरह से कहते हैं इंस्पायर किया, या जो कहते हैं उसको आगे बढ़ाया इस बात के लिए जो है। तो दिस पॉसिबिलिटी इज नॉट रूल्ड आउट कि ही मस्ट हैव प्लेड अ डबल रोल। सर, एक और सवाल जो इस वक्त सबके लिए एक चिंता का विषय है कि अगर अमेरिका, ईरान, इजराइल खाड़ी देशों के बीच चल रहा है ये युद्ध लंबा खिंच गया तो कहां पर जाकर रुकेंगी तेल की कीमतें? ये तो सीरियस इशू है, वो तो आज ही सामने आ गया है। आज मैंने पढ़ा कि 82 रुपीज़ पर बैरल जो है रेट हो गया है, 100 जा सकता है। इसका मतलब ये है कि 10-12 रुपये पेट्रोल की प्राइस पर लीटर से यहाँ बढ़ने वाली है। और साल में अगर इसी रेट पे आप देखेंगे $1 बिलियन का जो है वो नुकसान इंडियन इकोनॉमी को होगा। फिर क्या, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई बढ़ती है, साइड बाई इफ़ेक्ट्स उसके जो हैं वो सारे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो बड़ा चिंता का विषय है इंडियन इकोनॉमी मैनेजर्स के लिए ये जो तेल का विषय है। और रही बात इसकी कि क्या उसका कोई विकल्प है, तो अपेरेंटली तो आज ही देखा मैंने कि 8 और देशों ने कहा कि हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, जो क्राइसिस है इसको हैंडल करेंगे। अमेरिका ने कहा मुझे अभी इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन कब तक। और ईरान का जहाँ तक सवाल है, उसके पास 209 अरब बैरल जो है वो स्टॉक है उसके पास में। हर रोज़ 3.5 मिलियन बैरल जो है वो पैदा कर रहा है, रोज़ नया तेल जनरेट हो रहा है। अब तेल कहीं जा नहीं रहा, तो तेल को क्या गुस्से में समुद्र में बहा रहा है वो। अब उधर से क्या, उसने उस खाड़ी को बंद कर दिया जिससे 90% मूवमेंट होता है तेल का सारा जो है। तो अभी 150-200 टैंकर जो आ रहे थे संसार के अलग देशों से, उन्होंने समुद्र में पानी में अपने लंगर खोल दिए हैं, मिसमैनेजमेंट ऑफ सी दैट वे जो है। तो सीरियस क्राइसिस है और पेट्रोल के दाम तो बढ़ना तय ही है। अब कितने बढ़ेंगे, ये क्राइसिस कितना लंबा चलता है, उस पर रहता है पेट्रोल एंड साइड इफेक्ट्स। सो वी शुड बी वरीड अबाउट इट। और सर, ईरान पर हमले के कारण इंडियन एविएशन सेक्टर जो है वो भी स्टैंड स्टिल हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल है, बर्बाद है सेक्टर। आप देखिए, आज ही मैंने देखा कि 3400 से ज़्यादा फ्लाइट 7 कंट्रीज से अलग अलग से वो ख़त्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं। एयर स्पेस बंद है, यूए का बंद है, इजराइल का बंद है, आप देखिए दैट वे जो है। और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हैं मोर और लेस। एयरपोर्ट से हज़ारों लोग पड़े हुए हैं इधर से उधर। बड़ी परेशानी है इस बात को लेकर के। एक अच्छी बात ये है कि कल रात जो है बैठक हुई कैबिनेट की सिक्योरिटी मैटर्स की जो है, तो उसमें भी एक बात वो तो कहा ही गया उन राष्ट्रों के लिए कि शांति रखें, धैर्य रखें। साथ में ये भी कहा गया कि भारतीय जो फंस गए हैं दैट वे उसके बारे में सोचेंगे। और इधर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं टूरिज्म मिनिस्टर, उनका कंसर्न है। नायडू हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनका कंसर्न है। तो दोनों प्रयास कर रहे हैं कि पर्यटक के हिसाब से, इनके हिसाब से जल्दी से जल्दी वहाँ लोगों को ला सकें और फ्लाइट्स को जो है रिज्यूम कर सकें। बहरहाल जो है सूचना हुई है कि एयर स्पेस बंद है, पर सिचुएशन जैसे डेवलप हो रही है तो ऐसा लगता नहीं है कि कल कोई एयर स्पेस खुलने वाला है। सर, आखिर कब खुलेगा यूएई का एयर स्पेस? कोई निश्चितता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगले 5-7 दिन में एयर स्पेस खुलने वाला है, क्योंकि न तो ईरान पीछे हट रहा है, ना अमेरिका पीछे हट रहा है। तो क्या है कि जो मुस्लिम कंट्रीज थे, इनकी एक क्रेडिबिलिटी थी अरब कंट्रीज़ की, खासकर दुबई की, कि सेफ हेवन है टूरिस्ट के लिए और सब के लिए, वो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई उनकी दैट वे जो है। तो जितना ही हमला वो करेंगे अरब कंट्रीज़ पे, ये जो 6 कंट्रीज़ हैं इन पे, उतना ही फ़्लाइट्स के लंबा बंद होने के, लंबा खिंचने के आसार बने रहें। क्योंकि ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स हैं वो यहीं जाते हैं लोग अरब कंट्रीज़ में। दुबई हो गया, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, इनमें जाते हैं।
तो अभी निकट भविष्य में तो कोई 2-4-5 दिनों में मुझे तो उम्मीद नहीं दिखाई देती है। सर यूएई और जो अनदर कंट्रीज हैं वहां पर जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें वहां से लाने के लिए जो भारतीय सरकार है क्या वो बहुत जल्द कोई कार्रवाई करने को तैयार है? बहुत जल्दी क्या हम कोई एक्शन देखेंगे? प्राइम मिनिस्टर इज पर्सनली कंसर्न एंड वरीड। कल जो बैठे हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो है उसमें भी ये मुद्दा आया था, तो तैयार है। वैसे हालात नॉर्मल होते हैं एकदम से। भारत सरकार तो वैसे भी एक्सपर्ट है भारतीयों को बाहर से लाने में। पहले भी हजारों लोगों को अलग अलग मौकों पे लाया गया है भारत में जो है। बस सिग्नल की बात है। किरण रिजिजू जो मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने कहा है कि बस इंतजार कर रहे हैं, जैसे हालात नॉर्मल होते हैं भारतीयों को लाने के लिए स्पेशल जाएंगे प्लेन से यहाँ से। वो कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है दैट वे जो है। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जितने दिन अंदर रहेंगे लोग परेशान हैं बहुत। आप देखिए कुल 1 करोड़ भारतीय रहते हैं इन 6 अरब कंट्रीज में जो है, और अकेले दुबई और इनमें जो है 40 लाख भारतीय लोग वहाँ रहते करते हैं। अब भारत से बहुत लोग गए हुए हैं। आजकल तो एक है ना कि ये धर्म का भाषण सुनना भी एक फैशन है। तो जोधपुर के 120 लोग जो है ना एक धर्म कथा सुनने चले गए दुबई में, अटक के वहाँ जाके। तो ऐसे क्या है कि हजारों लोग ऐसे अटके हुए हैं, और जो अटके हुए नहीं हैं तो उनके माँ बाप इंडिया में जो है वो परेशान है। वो फ़ोन करते रहते हैं कि तुम सुरक्षित हो क्या। तो मतलब एक अलग तरह का माहौल जो है हो गया है। तो समस्या बड़ी है, लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। हालांकि सुरक्षा का खतरा नहीं है। वो 2-4 पत्रकार गए थे, वो भी कहीं छिपे हुए हैं, तो खैर आ जाएंगे, कोई खास बात नहीं है दैट वे जो है। तो भारत सरकार मौका लगते हैं उन सबको निकालेगी वहाँ से, नथिंग टू वरी। अब अलग बात है जहाँ सब लोग रुके हुए होटल में वहीं कोई बम गिर जाए तो कांट से डेस्टिनी दैट वे जो है, लेकिन बाकी तो दे आर सेफ। सर क्या ये सच है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जब से युद्ध की शुरुआत हुई है उस समय से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सट्टा बाजार जो है उसमें उछाल देखने को मिला है? सट्टे वालों के लिए गोल्डन चांस होती हैं ऐसी घटनाएं। क्रिकेट मैच हुआ, वॉर हुआ, ये सब हमेशा रहता है। और किसी ने ये भी कहा कि इन्फॉर्मेशन पहले लीक हो गई थी थोड़ा जी। तो जो सबसे बड़ा सट्टा बाजार है संसार का, उसमें कहते हैं 4800 करोड़ का सट्टा हुआ पिछले 3 दिनों में। तो सट्टा बाजार तो चमक पे है, शेयर बाजार डाउन है, कंट्रास्ट है दोनों में। और इनिशियल जो फिगर आई उसमें 4800 करोड़ का सट्टा तो लग चुका है। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि अगले साल इजराइल में चुनाव है और फिर अमेरिका में भी चुनाव होंगे दोबारा, मिड टर्म चुनाव जिसे कहते हैं, तो इस वॉर का चल रही है अभी और ईरान पे जिस तरीके से हालात हुए, इसका फायदा मिलेगा ट्रंप को भी और नेतन्याहू को भी? एक्चुअली क्या, हर किसी को अपनी छवि सुधार कर नरेंद्र मोदी चाहिए। चाहे वो भारत में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हों, कहीं के हों, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हों, तो अपने छवि सुधार करने के लिए, अपना चुनाव जीतने के लिए हर किसी को नरेंद्र मोदी का चेहरा चाहिए। एंड ट्रम्प एंड दिस इजराइल, दे आर नो मोर एक्सेप्शन। ये तो फैक्ट है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर तो हीरो हो गया है, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर वहाँ चुनाव हैं जैसे तो विल विन हैंड्स डाउन, आज की जो स्थितियाँ हैं दैट वे जो है। और रही बात ट्रम्प की, तो ट्रम्प का आज की तारीख में तो ट्रम्प बल्ले बल्ले है अमेरिका में एक तरह से आज टुडे। लेकिन ट्रम्प का क्या तापमान इस पर डिपेंड करेगा, लोकप्रियता का तापमान उसका, कि आने वाले दिनों में फाइनली वेयर ट्रम्प लैंड्स इन सम ट्रबल या ट्रम्प हीरो होकर एमर्ज करता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये तय है बात कि इस युद्ध से दोनों की जो क्रेडिबिलिटी है, जो डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी है, उनका जो चैलेंज था वो कम हुआ है और उनको समर्थन जनता का ज़्यादा मिला है एट दिस मोमेंट। तो मैंने आपसे कहा ना कि हर किसी को नरेंद्र मोदी चाहिए, तो उन्होंने भी क्या है कि नरेंद्र मोदी को ऐसे टाइम इनवाइट किया, खड़े हुए और प्रचार किया कि हम दोनों भाई हैं, दोस्त हैं, बाहों में गले मिले, सारा जो किया। अब वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि उनकी ठीक नहीं है इजराइल वालों की, और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जैसा घोषित कर रखा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी उनको डिबार टाइप कर रखा है। उन पर आरोप है कि 20,000 बच्चों की हत्या करवा दी, 70,000 लोगों को मार दिया इन्होंने, तो वो भी क्राइसिस में है। तो ऐसे में क्या होता है, नरेंद्र मोदी क्या है, एक इमेज है उनकी, एक क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड के अंदर, एक ग्लोबल लीडर है, एक एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी। उनके साथ अगर वो खड़े होते हैं निश्चित तौर पर उनका फ़ायदा उनको मिलता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वेल प्लान हो उनका, ये मे भी उसका एक प्रोडक्ट हो उस विजिट का, कि जो नरेंद्र मोदी की छवि है उनके साथ खड़े होने से उसका लाभ उनको भी मिला है, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलेगा। सर आखिर कैसे हुई हमले में खामिनी की मौत? ये तो बड़ा दिलचस्प विषय है, लेकिन अपेरेंट जो जानकारी आई है सामने उसमें आई है कि खामेनी अपने जो उनका वहाँ मकान है, महल है, पैलेस है, वहाँ एक कमरे में, एक ड्राइंग रूम में मीटिंग कर रहे थे। 48 जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें 10 जनरल थे, रक्षा मंत्री था, जो डिसाइडिंग एक आपका पोलिट ब्यूरो कहते हैं आप जिसको होती है, वो सब लोग मौजूद थे, चर्चा हो रही थी। उसी समय जो है अमेरिका ने एक साथ जो है
200 फाइटर जेट लगा करके और हमला किया, 1200 बम गिराए, उसमें महल भी चपेट में आ गया, धमाका बहुत बड़ा था, सब उड़ गया वहाँ पे। और खमेनी की लाश जो है मलबे के अंदर नीचे दबी हुई मिली। उसके साथ ही उनकी बेटी, उनके दामाद और पोती नाती जो हैं बच्चे, उनकी भी लाश वहीं पे मिली जो है। अब सवाल ये है कि भाई जो दो अहम सवाल पैदा होते हैं, एक तो एयर डिफेंस सिस्टम जो था ईरान का, वो कहाँ था, उनको पता ही नहीं चला, इतने जहाज आ गए एकदम से और टारगेट कर दिया आगे और इतना इशू हो गया, पता नहीं उनको। दूसरा, और वो चाइना का सिस्टम था उनके पास में, एयर डिफेंस सिस्टम, तो चाइना की भी किरकिरी हुई है कि आपको एयर डिफेंस सिस्टम बेकार है, दैट वे जो है। तो वो घटना हुई वहाँ पे जो है। अब सेकंड सवाल इसमें ये है कि जब उनको मालूम था, खमेनी को 4 दिन से मालूम था खमेनी को कि भी हो सकता है कुछ ऐसा, तो उन्हें सावधानी क्यों नहीं बरती। 1 साल पहले उन पर हमला होने वाला था, ट्रंप ने कहा था हमने लोकेट कर लिया उनको, लेकिन वो दूसरी जगह चले गए थे। इस बार क्यों नहीं गए वो, कैसे ओवर कॉन्फिडेंट थे वो, और एक साथ इतने लोग इकट्ठा थे। तो ये तो फिल्मी कहानी की तरह लगता है कि जैसे सबको मालूम था कि सामने लोग बैठे हुए हैं, इन पे बम गिरना है, इसको रोकने के लिए आपस में न कोई हवाई जहाज है, न कोई पुलिस है, न कोई आर्मी, न कोई दूसरा है। तो विश्व के इतिहास की अपने आप की अद्भुत घटना, इसका सारा क्रेडिट इजराइल और अमेरिका को जाता है। लोगों ने इजराइल को क्रेडिट दिया तो ट्रंप ने कहा नो, ये CIA ने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी, 48 लोग कौन कौन है, कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। इजराइल ने तो एग्जीक्यूट किया था। चलो भाई, हम उस क्रेडिट वॉर में नहीं जाते हैं, दोनों क्रेडिट दे देते हैं। अद्भुत घटना है, पार एक्सीलेंस रिजल्ट ओरिएंटेशन, पार एक्सीलेंस परफॉर्मेंस ऑफ इजराइल एंड अमेरिकन फोर्सेस, और इस तरह खमेनी मारा गया। सर, इस युद्ध के दौरान खामनेई की मौत का आपने जिक्र किया, लेकिन उसके बाद एक डेवलपमेंट ये हुआ कि उनके मारे जाने के बाद अली रेजा अराफी को सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया गया। अब ये अली रेजा अराफी हैं कौन, इनका प्रोफाइल क्या है? और दूसरी तरफ आपको लगता है कि ट्रंप की कोई भूमिका अली रेजा अराफी के चयन में भी है? अली अराफी, अभी मैंने सुना सिर्फ उसे भी इजराइल ने मार दिया है हमले में, तो जो नॉमिनी था उनका, वो भी मृत्यु लोक का शिकार हो गया। पॉइंट यही है, इजराइल का इतना टारगेटेड होता है अटैक, और पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं। अभी तो मतलब एक संसार की जितनी जो कैपेसिटी है उसके एक अध्ययन का विषय है कि इजराइल की एजेंसी इतनी कॉम्पिटेंट कैसे हैं। तो देखिए अली रेजा की खबर ये आ रही है कि वो भी मारा गया है। तो ये पहले से तय था, सुबह से ही कुछ अखबारों ने संकेत भी दिए थे कि अब अमेरिकन फोर्सेज जो है ना सेकेंड लीडरशिप को टारगेट करेंगी, और उसी के हिसाब से फिर इस पर हमला हुआ और ये मारा गया। अब सवाल है कौन था ये, तो ये उसके सबसे करीबी लोगों में था 20 साल से, खमेनी के जो है। आप कहिए कि खमेनी की ये शेडो था जिसकी मृत्यु हुई है, जो नाम लिया है आपने, जो जिसको इंटरिम इंचार्ज बनाया था ये, और ये वहाँ के शिक्षण और धार्मिक संस्थाओं का बड़ा चेहरा था वहाँ पे, और इतना क्लोज था खमेनी के कि इराक ईरान का युद्ध हुआ तो 8 साल तक खुद ही चला गया वहाँ भाषण देने, लोगों को धार्मिक भाषण देता था, प्रेरित करता था, बंकर में रहा वहाँ जा कर के जो है। और अब एक कमेटी 3 लोगों की बनी वहाँ पे, जिसमें वहाँ का चीफ जस्टिस है, वहाँ का राष्ट्रपति है, ये हैं, ये मिलकर चलाएंगे। लेकिन अब क्या चलाएंगे, वो तो पहले खबर आ रही है, और मैं तो यकीन करता हूँ कि मारा गया होगा। इजराइल का जो टारगेट ओरिएंटेड जो किलिंग चल रहा है इस समय जो है, तो उससे मुझे लगता है कि बचा नहीं होगा। और इक्का दुक्का लोग जो बचे हैं, शायद विदेश मंत्री वगैरह बचे हैं, तो लेट्स सी कि उनका क्या होता है। सवाल इसमें था कि क्या ट्रंप का कोई रोल रहा है इसके नॉमिनेशन में। मुझे नहीं लगता है ट्रंप का कोई रोल रहा है। अभी तो क्या है, खुमानी के प्रति आस्था है, वही वहाँ पे उसी की चल रही है वहाँ पे। तो अभी वो स्थितियाँ नहीं बनी है कि ट्रंप अपने किसी आदमी नॉमिनी कर सके। और ये जो है तो हार्ड कोर खमेनी मैन था, इसलिए टिल नाउ इसके सिलेक्शन में ट्रंप का कोई रोल नहीं दिखाई देता। तो सर, अमित दिस डेवलपमेंट, फिर खामनेई के स्थायी उत्तराधिकारी का चयन कब होगा और कौन कौन इस दौड़ में शामिल है आपको लगता है? दौर की बात तो ये है कि आज ही मैंने देखा, कह रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों में कर देंगे, लेकिन आज नई घटना हो गई, मनोनीत व्यक्ति था वही मारा गया। तो हो सकता है 2-4-5 दिन लग जाएं, और जब तक करेंगे तब इजराइल वाले 2-4 और को उड़ा देंगे। तो लेट्स सी जो है, वैसे उनका इरादा था कि हम जल्दी करेंगे। 88 धार्मिक गुरु हैं अलग अलग संस्थाओं के, क्योंकि धर्म से चलता है देश, तो वो इसका चयन करेंगे और फिर उसके हिसाब से करेंगे। अब जो दौड़ की बात आ रही है, तो सबसे दौड़ में सबसे पहला नाम मैं जो मानता हूँ, खमेनी का छोटा बेटा है। वो काफ़ी कॉम्पिटेंट भी, उसके पास में लीगेसी भी है, लीगेसी खमेनी की है। और कॉम्पिटेंस इसलिए कि उसको प्रशासन का अनुभव है, वो ट्रेनिंग में रहा है, प्रोबेशन में रहा है खमेनी के। इराक ईरान का युद्ध हुआ तो वो भी 7-8 साल चला गया था वहाँ पे युद्ध में भाग लेने के लिए जो है। तो अब उसकी चांस है। और ये भी सुना था पिछले दिनों 2024 में खमेनी बीमार थे बहुत ज़्यादा, तब बात आई थी सत्ता किसे सौंपे,
हमारा सक्सेसर कौन हो, तो उस समय ये तय हो गया था कि ये बेटा ही इनका चार्ज लेगा, लेकिन घोषणा उसमें नहीं हुई उसकी। तो लोगों का अंदाज़ा यही है कि अगर उसका कोई नॉमिनी डिक्लेयर होगा तो ये लड़का ही सबसे दौड़ में आगे है। दूसरा ये अली रेज़ा था जो आज मारा गया, तीसरा चीफ जस्टिस की बात वहाँ चल रही है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त इंस्टेबिलिटी हो गई है इस समय ये इस घटना से, अली रेज़ा के मारे जाने से, कि क्या हुआ कुछ नहीं कहा जा सकता। और जिस लड़के की बात कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि उसी को टारगेट कर दें अगले 24 घंटे में। यू नेवर नो। सो सिचुएशन इज एब्सोल्युटली फ्लूइड एंड अनसर्टेन, सो लेट्स सी। अब सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ईरान में खामनेई की डिक्टेटरशिप खत्म होने के बाद क्या वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी या फिर राजवंश के ही दिन वापस लौटेंगे? ये डिपेंड करेगा अमेरिका किस रोल में है। वेनेजुएला की तरह जिसे कहना चाहिए कि वो उनका आदमी बैठा दिया उन्होंने वहाँ पे, और जहाँ करते हैं अपना आदमी बैठा देते हैं, तो यहाँ उनका आदमी बैठ पाता है कि नहीं, अभी तो चांस है नहीं। अभी तो मरने मारने के हालात हैं ट्रंप और ईरान के बीच में। तो लोकतांत्रिक सवाल का सवाल इस पर डिपेंड करेगा कि ट्रंप के रोल क्या है, जो सक्सेसर अपॉइंट होगा अभी ईरान में वो कैसा है। अगर नॉमिनी होगा ट्रंप का, कल्पना करें कि ईरान सरेंडर कर देता है, ईरान की फोर्सेस सरेंडर कर देती हैं, आर्मी भी एक फैक्टर है वहाँ पे, वहाँ दो फैक्टर हैं, एक तो मुस्लिम, ठीक है, और एक आर्मी है वहाँ पे जो है। अब मैंने सुना आर्मी और इनके बीच में मतभेद की बात आ रही है। अगर अमेरिका ईरानियन आर्मी को मैनेज कर लेता है, ठीक है ना, रिमोट पे बैकडोर में जो है ये, तो सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन अभी लोकतंत्र आने का चांस केवल तभी होगा जब सबसे पहले तो अमेरिका वहाँ काबिज हो, अमेरिका अपना कोई चेहरा वहाँ बैठाए, अन्यथा लोकतंत्र का कोई चांस नहीं। क्यों, जब तक इस्लामिक लोग आते रहेंगे इन सक्सेशन टू खमैनी, आज जैसे ही आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, तब तक कोई चांस नहीं लोकतंत्र का। लेकिन अगर सत्ता बाय प्रॉक्सी, बाय रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में अगर आ जाती है, तब निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। सर क्या खामेनी अभी भी हीरो हैं ईरान के? ऑफ कोर्स, सरप्राइज, शॉक्ड, बट इट्स ए फैक्ट। सोच रहे थे सब लोग संसार के देशों में कि वो निरंकुश शासक था, कट्टर शासक था, 46 ईयर्स। आप देखो ना, 1981 से 89, फिर 89 से नाउ, ऐसे मिला के 45-46 साल एक आदमी सत्ता में रहा। पूरी इसकी लेगेसी थी, वन मैन शो था, सारी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, होम, सब कुछ इसके पास, उसकी आवाज़ पे सारा देश जो है वहाँ पे चलता था। तो वो खामेनी निश्चित तौर पे हीरो हैं। अब आप देखिए इतना सब हुआ, इसके बाद जो है आम धारणा ये थी लोगों की कि संसार में उसके खिलाफ प्रदर्शन होंगे और लोग कहेंगे एक दुर्दांत एक कट्टर शासक का अंत हुआ। लेकिन ईरान में इसका उल्टा हुआ। आप देखिए ईरान में तो हीरो हो गया वो। कल भी 1.5 लाख लोग वहाँ तेहरान की सड़कों पे थे उसके पक्ष में जो प्रदर्शन कर रहे थे। सारा ईरान जो रो रहा है, तो वहाँ जो है लोग रो रहे थे, लाखों लोग उसका फ़ोटो साथ में लिए हुए दैट पे जो है। और उसके बाद में जो है एक छपा वहाँ अखबार, वहाँ वो था कि रहबर के लिए रोया ईरान। तो सारा ईरान रो रहा है, लोग फ़ोटो लेके घूम रहे हैं, रो रहे हैं उसके प्रति जो है। एक एंकर वहाँ खबर पढ़ रही थी। एक अच्छी बात है वहाँ के सिस्टम में कि सिस्टम ईरान में काम करता है। जैसे टेलीविज़न सेंटर था तो एंकर ने पढ़ी खबर बाकायदा, भागी नहीं, रोई, खबर पढ़ी उसने। इसका मतलब है कि सिस्टम कोई न कोई काम कर रहा है स्टूडियो में। इस सब के बावजूद ईरान का जो गवर्नेंस है, सिस्टम है, वो वहाँ काम कर रहा था। दैट जो है तो हीरो है। ईरान के बाहर भी देखिए उसके पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो हीरो के रूप में है। और हीरो कैसे है, आप देखिए 86 ईयर का था, 40 साल शासन किया, और अंतिम समय में एक ऐसी घटना हुई कि आधे लोग तो ईरान में उसके खिलाफ थे ही ना, यूँ मान लेते हैं अपन जो है। इस घटना से हीरो हो गया वो। तो आई कैन कंक्लूड कि आज की तारीख में खमैनी जो है ईरान में हीरो है। सर तेहरान में खामनेई के पतन के बाद में हमने देखा कि एक वर्ग ऐसा भी है जो बेहद खुश है, खासतौर पर महिलाएं बहुत ही खुश हैं। तो महिलाओं को लेकर एक सवाल ये आता है कि क्या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कब कोई काम होने वाला है क्या? ये डिपेंड करेगा। अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट आएगी तो निश्चित तौर पे लिबरल वुमेन पॉलिसीज़ बनेंगी, वुमेन फ्रीडम की बात होगी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी। वुमेन हैड बीन ए टारगेट ऑफ खमैनी शासन, उदारता के खिलाफ था। वही जिसे कहते हैं हिजाब जो है, मुंह ढक के चलो, करके चलो। एक लड़की को पकड़ लिया था 2022 में तेहरान में, प्रगतिशील महिला थी कि नहीं पहनूंगी मैं, पुलिस कस्टडी में मार दिया गया उसको जो है। बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन बाद में फिर दब गया वहाँ पे। ईरान में वुमेन का इतना एट्रोसिटी थी कि जितनी प्रगतिशील औरतें थी, फैशन वर्ल्ड की औरतें थी, वो ईरान छोड़ के भाग गई। पेरिस चली गई, दुबई चली गई, कोई लंदन चली गई जा करके।
तो अब जब इसका अंत हुआ तो उन लोगों ने बड़ी खुशी मनाई वहाँ पे जो है। तो एक ने सिगरेट से उसके फोटो को जलाया खड़े होकर के जो है, दूसरी ने क्या उसको रौंदा, और एक आगे हमने कहा था एक दिन तुम्हारी लाश में हम डांस करेंगे, देखो आज वो दिन आ गया है। कटुता की पराकाष्ठा। तो विमेन के प्रति जो है ना उसका जो रवैया था बहुत ही कट्टरपंथ का था, और वहाँ की विमेन आज़ादी चाहती थी, उसने आज़ादी को किल किया। तो बहुत से लोगों में आक्रोश है खमैनी के प्रति, लेकिन विमेन के मन में उसके प्रति सबसे ज़्यादा आक्रोश है। सर, अमेरिका ने जिस ढंग से ईरान के शासन को खत्म किया है, उससे संसार के कई देशों में खौफ का माहौल है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो सवाल ये है कि जो खौफ का सवाल है, तो निश्चित तौर पर आपका कहना सही है। इस घटना के बाद संसार के बहुत से देशों में, खासकर विकासशील देशों में, खासकर उन छोटे देशों में जो अमेरिका से लड़ने की सोच रहे थे या अमेरिका के खिलाफ हैं, दैट वे एक खौफ का माहौल आ गया है। खौफ का माहौल दो घटनाओं से आया। पहले तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति उसी पत्नी को जैसे बेडरूम से घसीट के ले गए, बताइए, आज तक पता नहीं चला न्यूयॉर्क की कौन सी जेल में बंद है, कुछ नहीं हुआ। कितना बड़ा अलोकतांत्रिक कदम जिसे कहना चाहिए। दूसरा ये घटना हुई तो खौफ आ गया लोगों में, और ट्रंप की दादागिरी जिसको लोग चैलेंज कर रहे थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी डर गए होंगे ये सब घटना देख के, वहाँ पे जिन्होंने फैसला उसके खिलाफ दिया है। तो वाकई बात महत्वपूर्ण है कि पूरे संसार में जो है इस समय बुली ट्रंप का एक खास जो है ना वो खौफ का माहौल बना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एंड इट विल हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, फार रीचिंग इम्पैक्ट और रिएक्शंस। सर, इजरायली सेना ने जिस तरीके से चुन चुनकर आर्मी कमांडर्स को मारा है, इस ऑपरेशन के बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया कि मोसाद क्या अब केजीबी CIA से भी आगे निकल चुकी है? ऑफ कोर्स कह सकते हैं आप ऐसा। जो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन और उसको एग्जीक्यूशन जो है वो जो मोसाद कर रहा है वो शायद CIA और KGB भी नहीं कर पा रहे होंगे। इन्फॉर्मेशन तो कोई ले आता है, ठीक है ना। अमेरिकन फोर्सेस लादेन को मारा था ना, इन्फॉर्मेशन थी उनके पास में तो मारा उन्होंने। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। अब इजराइल की बात आ रही है, मोसाद की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पे आज जो रेटिंग है इंटरनेशनल एजेंसीज की, इंटेलिजेंस की और उसकी एग्जीक्यूशन की, उसमें जो है इजराइल दिस एजेंसी स्टैंड्स एट नंबर 1, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सर, तेहरान में खामेनी के पतन के बाद कश्मीर में ईरान समर्थक प्रदर्शनों को आप कैसे देखते हैं? ये थोड़ा बहुत तो देखो स्वाभाविक होता है एक तरह से। अब इंडिया से थोड़ा बहुत ताल्लुक रहा है उनका। 1981 में खमैनी आए थे, कर्नाटक में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, कश्मीर में एक मस्जिद में जा कर के जो है भाषण दिया था। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता है। और वैसे क्या मुस्लिम वर्ल्ड में उसका चेहरा ऐसा है, संसार में थोड़ी बहुत सहानुभूति लोगों की है। तो कश्मीर में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ रिएक्शन, जिसे कहना चाहिए। 100-200 लोग चले गए वहाँ उस पर लाल चौक पे। बाद में पुलिस ने सील कर दिया उसको, इंटरनेट बंद कर दिया, स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी। तो बस एक बार जो एक पल में जैसे तूफान आता है, आया एक पल के लिए और शांत हो गया। और उसके बाद में और शहरों में हुआ, लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ। एक टोकन सिंबॉलिक प्रदर्शन थे उसकी सहानुभूति में, तो हुआ। कश्मीर में हुआ तो महबूबा ने भी बाकायदा वो कैसे मौका चूके दैट वे जो है, तो उन्होंने कह दिया ये तो बहुत गलत हुआ, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और जिन लोगों ने किया तो अल्लाह उनको दंड देगा, समथिंग लाइक दैट। तो एक स्वाभाविक रिएक्शन जो उसका होना था इतने बड़े मुस्लिम नेता के पतन का, वो हुआ और फिर ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल। सर, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो मौजूदा संकट की पृष्ठभूमि है, उसमें आप स्वर्गीय इंदिरा गांधी और यासिर अराफात और साथ में नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की जोड़ी को कैसे एनालाइज करते हैं? और क्या आपको भी लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई बेसिक शिफ्ट हुआ है तब और अब में, जब इजराइल और फिलिस्तीन का जो एक फॉरेन पॉलिसी भारत की हुआ करती थी, कोई बेसिक शिफ्ट नजर आ रहा है आपको? एब्सोल्युटली बेसिक डिफरेंस हुआ है। देखिए, पहले क्या था, वी ऑलवेज एक्टेड ऑन 2 नेशन पॉलिसी, दोनों को एक जैसा समर्थन देना, फिलिस्तीन को, इसराइल का। बट नाउ अंडर मोदी, जैसे है ना चाहिए, इंडिया चूजेज इजराइल विदाउट सेइंग सो, बिना कहे हुए भारत के जो एक्शन है इस तरह के हैं वो इजराइल को, क्योंकि समय की वक्त है। कांग्रेस ने कहा फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी। अरे फॉरेन पॉलिसी को परमानेंट थोड़ी होती है, ये समय काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज होती है। अब नरेंद्र मोदी ने देखा हमारा भला किसके साथ में, राष्ट्र हित किस में है, राष्ट्र का भला किसके साथ खड़े होने में है, तो इसके साथ खड़े होने में। और ये फिर क्या रिलायबल फ्रेंड भी रहा है। मैंने पढ़ा कि चाइना का युद्ध हुआ था 1962, इसमें इन्होंने हेल्प ऑफर की थी उस समय। 65-71 वॉर में भी पाकिस्तान का हुआ तो इन्होंने हेल्प ऑफर की थी, ट्रस्टेड फ्रेंड जिसे कहते हैं। इंडिया ने भी रेस्पॉन्ड किया उसी तरह से। UN में जो प्रपोजल आए, रेजोल्यूशंस आए एंटी दिस इजराइल जो है ये,
तो इंडिया एब्सेंट रहा, वहाँ से जो है एक तरह से तटस्थ रहा, उसका साथ दिया उन्होंने। तो आज की तारीख में आप कह सकते हैं देयर इज़ ए बेसिक पॉलिसी शिफ्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, जैसे है। और एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा भी है ना ये कि आवर फ्रेंडशिप विद इजराइल इज़ इन नेशनल इंटरेस्ट फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। अराफात का था 35 साल वो ज़माना रहा, अब ज़माना बदल गया है, तो अब ये ज़माना है। तो वी मस्ट एक्सेप्ट एंड वेलकम द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो सर, भारत और इजराइल की राजनीति का वो कौन सा बिंदु है जो दोनों ही देशों को करीब लेकर आता है? वो है ना, इसे अगर यूँ थोड़ा रफली कहें तो एंटी मुस्लिम, और शालीनता से कहें तो हिंदुत्व एक तरह से। तो उनकी तो सारी लड़ाई मुस्लिम कंट्री से रही है ना, गाजा में रही है और रही है दैट वे जो है। तो बार बार कहते हैं वहाँ आतंक के मारे हुए हैं, इंडिया भी कहता है वहाँ आतंक के मारे हुए हैं दैट वे। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये आतंक के मारे हुए हैं, तो फिर हिंदुत्व की तरफ जाते हैं ना हम लोग, तो जैसे जिस तरह से जो है। तो फिर ये क्या है कि बेसिक डिफरेंस जो है ना, वो जो नेशनल हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारा एक जो सोचने का तरीका है, वो दोनों का एक जैसा है। हम क्या मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है दैट हिंदुत्व इज ए प्रायोरिटी बिटवीन द टू, खिलाफ नहीं है, अधिकार समान है, लेकिन फिर भी एक प्रायोरिटी की बात आती है, तो दिस इज ए प्रायोरिटी। तो उनके वहाँ भी क्या है कि पैलेस्टीन है और मुस्लिम्स हैं, तो पैलेस्टीन उनकी प्रायोरिटी है दैट वे। तो हिंदुत्व ब्रॉडली स्पीकिंग इज ए वन फैक्टर विच विल कीप क्लोज दीज टू कंट्रीज आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट एवर। सर, इन चुनौतियों से इधर अब थोड़ा सम्मान पे भी बात करते हैं, क्योंकि 30 से ज्यादा राष्ट्र और संस्थाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। फिर उसके बाद इजराइल की तरफ से भी नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये अद्भुत है। अगेन संसार के राष्ट्रों में होड़ लगी है नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की। इंतजार करते हैं नरेंद्र मोदी आए तो हम अपना सर्वोच्च सम्मान उन्हें समर्पित करें। उसी क्रम में इजराइल में हुआ, आप देखिए विजुअल कि वहाँ जो है इजरायली संसद में जो है उन्हें सर्वोच्च सम्मान जो है वो सौंपा गया। इसके बाद फिर उनका भाषण हुआ जो है। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सर्वोच्च सम्मान सौंपा गया, सर्वोच्च सुप्रीम पार्लियामेंट्री अवार्ड जो है वो सौंपा गया उनको। और पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इजराइल की संसद को संबोधित करने का अवसर मिला, और नरेंद्र मोदी ने जो है उस अवसर का खूब उपयोग किया और उन्होंने कहा कि इंडिया फर्मली स्टैंड्स विद इजराइल नॉट ओनली टुडे बट बियॉन्ड आल्सो जो है, और कहा कि हमारी फ्रेंडशिप जो नेशनल इंटरेस्ट में और ग्लोबल पीस के लिए है। तो उन्होंने भी कहा कि भाई नरेंद्र मोदी इज़ ए वंडरफुल लीडर, इज़ ए ग्रेट लीडर, और बड़ा ही आपस में जो होता है म्यूचुअल एप्रिसिएशन जो है वो वहाँ पे सारा जो है हुआ। अब जो स्पीकर थे संसद के उनसे भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। अब आप बताइए, कई बार लोग मुझे कहते हैं नरेंद्र मोदी का इतना महिमा मंडन क्यों? तो मैं ये कहता हूँ कि भाई क्या करें, ये इज ए फैक्ट। अब आप देखो वहाँ की संसद यहाँ से 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर, वो कोई यूपी की संसद थोड़ी है, असेंबली या इंडिया का पार्लियामेंट थोड़ी है ये कि कर रहे हैं वहाँ पे जो है, वो तो विदेश है। वहाँ पे वहाँ लोग खड़े होकर वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। इमेजिन, सो दिस एक्चुअली हैपेंड, ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री अगर देखा जाए तो। दिस इज ऑल। सर, इजराइल के साथ साथ उसके धुर विरोधी फिलिस्तीन की तरफ से भी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। वो शायद वो नारा, वो स्लोगन, वो वाक्य ऐसे मौकों के लिए बना है दैट वे जो है। आप देखिए विजुअल प्रमाण जो है, दोनों जो है राष्ट्र जो है उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। एक 2018 में कर रहा है, एक कहते हैं ना मिरेकल्स टेक प्लेस, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मिरेकल्स व्हिच हैज टेकन प्लेस। सर, इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का राजनीतिक कारणों से वॉकआउट के बाद भी वहां के प्रतिपक्ष के नेता याइर लैपिड ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। इसको आप कैसे देखते हैं? वन मोर कंट्राडिक्शन, बट इट हैज हैपेंड पॉजिटिवली जो है। तो वहाँ क्या हुआ कि चीफ जस्टिस को बुलाया नहीं था उन्होंने, उस फंक्शन में पार्लियामेंट में नहीं बुलाया हुआ, कोई कारण होगा जो भी है। विपक्ष खिलाफ था, उसने वॉकआउट किया, लेकिन ही मेड इट वेरी क्लियर कि आपसे हमारा कोई विरोध नहीं है नरेंद्र मोदी के प्रति, आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, हमारे राजनीतिक कारणों से हम ऐसा कर रहे हैं और आप हमारे सच्चे मित्र हैं और संकट के समय हमेशा जो है आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। अप्रिशिएट किया उन्होंने। अगेन सम सॉर्ट ऑफ ए मिरेकल, लेकिन हुआ ये, दैट्स ऑल। सर, इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में स्टैंडिंग ओवेशन हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं?
वो भी एक अद्भुत है, जिसे कहना चाहिए। जो मैंने आपसे कहा कि ये कोई पार्लियामेंट थोड़ी थी भारत की, या कोई लखनऊ का वो असेंबली सेशन थोड़ी था कि नरेंद्र मोदी विशेष तौर पे एक वहाँ गए हों, लखनऊ गए हों या कहीं और गए हों, गुजरात गए हों, दैट वे। ये विदेश है जहाँ कोई नहीं जानता आपको। वहाँ के लोग, नरेंद्र मोदी का भाषण हो रहा है तो मोदी मोदी की चैंट कर रहे हैं। बताओ, भाषण खत्म हो रहा है तो भी चैंट कर रहे हैं। कई लोग कहते थे कि इवेंट मैनेज करते हैं पीएमओ के लोग, लेकिन क्या मैनेज करते हैं बताइए? उनको कौन मैनेज करेगा खड़े में हाउस के अंदर वहाँ? तो कितना फास्ट प्रचार जो है ना, कई दफ़ा होता है कि इवेंट्स हैं, बीजेपी इवेंट्स को मैनेज करती है, दैट वे जो है। अब कहाँ इसमें इवेंट कहाँ मैनेज होगा? पर है हैरानी की बात है, मतलब मोदी का एक सोचने का विषय है कि मोदी का नाम ऐसा क्या चल गया है संसार के अंदर कि हर व्यक्ति आकर्षित है उससे, हर व्यक्ति मन में क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या है मोदी मोदी जो भी है ये। और वो देखिए वहाँ जाके मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और खड़े होकर उनका अभिवादन हो रहा है और तालियां बजा के हो रहा है। आप देखिए विजुअल जो है। तो वन मोर अनबिलीवेबल इवेंट बट इट हैज टेकन प्लेस, सो इट्स अ फैक्ट एंड ट्रू। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में डिनर का आयोजन वहां पर किया गया, लेकिन उस आयोजन में ऐसा क्या हुआ, नेतन्याहू ने ऐसा क्या किया कि पीएम मोदी खुद चौंक गए? वो चौंक गए देख के कि मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़ के बोलता है लोगों को जो है। तो वो क्या है कि डिनर में आए तो भारत की वेशभूषा, इंडियन वेशभूषा आप देखिए, जैकेट वैकेट लगा के जिस तरह से आए तो नरेंद्र मोदी हैरान हुए कि ये क्या, चौंके। एक तो एयरपोर्ट पे चौंके थे, वो जो सैफरन किस्सा हुआ था उनकी पत्नी का, एक यहाँ पे चौंके जो है। और अब देखो मतलब कितनी होड़ है उन लोगों में। सोचिए, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, छोटा मोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आज की तारीख में ग्लोबल प्राइम मिनिस्टर जैसी हैसियत है उसकी, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इवेंट्स एंड एक्सीडेंट्स जो है ये। और नरेंद्र मोदी के प्रति इतना ज़्यादा भाव विवल है कि वो भारत की ड्रेस पहन के आ गया कि नरेंद्र मोदी आएंगे मुझे शाबाशी देंगे या मुझे कंधे पे हाथ रखेंगे। हुआ जो है ये, दिस इज ऑल। सर, जब इजराइल के प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर पहुंचे रिसीव करने, उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट स्क्वायर को देख करके कहा कि आपका पॉकेट स्क्वायर बिल्कुल वैसा है जैसे मेरी पत्नी ने जो भगवा ड्रेस पहनी है, सेम कलर है। आखिर इजराइल के प्रधानमंत्री इस स्टेटमेंट से कहना क्या चाहते हैं? एक और उदाहरण नरेंद्र मोदी के आभा मंडल का, आप बताइए। नरेंद्र मोदी तो रूटीन में गए, जैसे जैकेट पहन के जाते हैं और जेब में लगाते हैं, वो जो है स्क्वायर जो है लगा के गए। तो वहाँ का प्रधानमंत्री उनको गले लगाता है, रिसीव करता है, छूटते खुद ही आगे बढ़ के कहता है कि लुक एट द कलर जो है, कि मेरी पत्नी ने आपके भगवा जैसा जो है स्क्वायर का रंग, उसी रंग का जो है ये जो ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस है, वो पहनी है। उसको जो है आगे बढ़ के, और आमतौर पर एक टेंडेंसी होती है लोग अपने बारे में बात करते हैं, पत्नी के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतने भाव विह्वल थे, इतना पारिवारिक संबंध दिखा उनको नरेंद्र मोदी में जो है कि उनका देखो मेरी पत्नी ने क्या किया है एक तरह से। और ये तो मैं अब आई सोचने का विषय है कि उस पत्नी को, सारा को, जो उनकी वाइफ है राष्ट्राध्यक्ष की जो है, प्रधानमंत्री की, व्हाट इंस्पायर्ड टू एक्सप्लोर कि ये भगवा रंग है और मैं आज ये पहनूंगी और वहाँ एयरपोर्ट पे जाऊंगी तो नरेंद्र मोदी देखेंगे। तो फिर मेरी वही पुरानी बात आ जाती है, संसार की सारी पावरफुल महिलाओं में मोदी के प्रति एक आकर्षण है और इस सच को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। और आगे बढ़ के कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने क्या पहना, देखिए आप, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उसके अंदर कि आपका रंग जो है, मेरी पत्नी भी इसको फॉलो कर रही है, जैसे हम फॉलो करते हैं, ट्विटर फॉलोअर हैं अपने दैट वे जो है। लेकिन ये हुआ वहाँ पे, और मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी खुद एक पल के लिए तो थोड़ा सा शर्माए भी होंगे उस पल पे कि ये क्या बात हो रही है, दैट वे जो है। लेकिन हो रही थी और खुश भी होंगे कि भी इतना मान सम्मान और उनको फॉलो करने की प्रेरणा, सबसे बड़ी बात ये है। फॉलोअर होते हैं दैट वे जो है। तो वो फॉर्मल सूट पहन कर वाकई भगवा था वो, इसमें ऐसा नहीं है। और चूंकि उसने पॉइंट आउट किया इस बात को, तो कोई न कोई लिंक उस बात के अंदर है, मेरे पत्नी का इसका जो है फॉर्मल ड्रेस का जो ना कलर उससे मिलता है। एनी हाउ, कुल मिला के ये घटना एक बार फिर से ये बताती है कि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण है और लोगों को एक उत्सुकता मन में, क्या पहना इन्होंने, क्या देखा, फिर उसकी तुलना अपने से करते हैं। एंड दिस विल गो ऑन। सर, सभी दूसरे देशों की तरह तेल अवीव में भारतीय समुदाय ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया और वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाए, आप कैसे देखते हैं इसे? ये तो कुछ नया नहीं है, मैं कितने देशों में देखता हूँ जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, भारतीय समुदाय के लोग एक्चुअली पागल हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। नारे तो लगाते ही हैं, भारत के नारे भी लगाते हैं, नरेंद्र मोदी नारे भी लगाते हैं, लेकिन जो उनका उमंग उत्साह होती है ना, वो टूट पड़ते हैं एक तरह से। चूंकि हर जगह मैंने देखा 500,000 लोग आते हैं। विदेशों में क्या होता है, जब कोई जाता है तो वहाँ आदमी इकट्ठे करने की प्रॉब्लम होती है, या 20 लोग आ जाओ, 10 लोग आ जाओ, 15 लोग आ जाओ।
कई मैंने देखा मुख्यमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते हैं किसी से यार देखना 10-20 लोग तो आ जाए वहाँ अपने मिलने के लिए, या कोई केंद्रीय मंत्री जाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है सिचुएशन जो है। यहाँ तो क्राउड को कंट्रोल करने का इशू आता है। जिस होटल में जाते हैं जहाँ करते हैं, पिछली बार तो 15,000 लोग पहुँच गए थे, किसी देश में गए थे लास्ट टाइम जो है। तो वो भारतीय समुदाय की स्थिति है। फिर क्या ये परिस्थितियाँ होती हैं, देखिए नरेंद्र मोदी देख रहे हैं और भारतीय सांस्कृतिक जो हो रही हैं। तो ये तो क्या है, ग्लोबल फिनोमिना है। भारतीय प्रवासी हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, मोदी के प्रति आकर्षित होने का, मोह होने का और एकदम से उत्साहित हो जाने का। एंड दिस अगेन हैज बीन रिपीटेड देयर आल्सो। सर, भारत जब प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे तो दोनों के बीच में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, 17 समझौते हुए। उसमें से 4 से 5 कौन से ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हैं जो दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे? समझौते में सबसे बड़ी बात जो सामने है वो तो ये है कि बोथ द कंट्रीज हैव एलिवेटेड देयर टाइज, जिसे कहते हैं रिलेशनशिप, टू ए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सबसे बड़ा तो ये हुआ उसके अंदर जो है। दूसरा क्या है कि बायलैटरल की जगह एक ट्रिलेटरल एग्रीमेंट हुआ यूएई और इजराइल और भारत के बीच में। जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें भारत का इन तीनों देशों का शेयर रहेगा। और 4-5 समझौतों की अगर आप बात करते हैं ब्रॉडली, तो आप देख लीजिए डिफेंस है बेसिकली जो है, ठीक है। उसके बाद में फिर टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में फिर जो है सिविल न्यूक्लियर है, उसके बाद में फिर जो है एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, एंड व्हाट नॉट, ऑलमोस्ट द एंटायर इकोनॉमी। The idea is to strengthen the business and other developmental relationship between the two countries. This is all. सर, भारत और इजराइल के व्यापारिक रिश्ते आखिर आप कैसे देखते हैं इन रिश्तों को? और साथ ही अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद आपको क्या लगता है इसमें क्या कुछ नया जुड़ने वाला है? रिश्ते बहुत अच्छे हैं। छोटा सा देश है, $1 अरब का व्यापार होता है, आप देखिए। और जो ट्रेड बैलेंस है वो हमारे फेवर में है। सरप्लस ट्रेड है, इसमें ट्रेड डेफिसिट नहीं है। 178 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट है, 121 का दैट वे जो है वो आपका इंपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट 57 का ट्रेड सरप्लस है भारत के पास में। तो रिश्ते अच्छे हैं और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद, ये समझौते होने के बाद जो है ये और मजबूत होंगे। सर, लेकिन आपको क्या लगता है भारत और इजराइल के बीच में आखिर कब तक फाइनल हो पाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? जल्दी होने वाला है। सेकंड मीटिंग होने वाली है, शायद मई में भी हो सकता है। पहली मीटिंग हो चुकी है, पीयूष गोयल सारा होमवर्क कर चुके हैं। और अदरवाइज आल्सो पीयूष गोयल बाय नाउ हैज मास्टरमाइंड द आर्ट ऑफ फाइनलाइजिंग एफटीएस। पहले देखो ना, ब्रिटेन के साथ हुआ, ईयू के साथ हुआ, अमेरिका के साथ हुआ, अब इनके साथ होने जा रहा है। दैट वे जो है $3.5 अरब का सिटिंग है व्यापार दोनों के बीच में जो है, इसको दुगना करेंगे। और जो समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, इससे हटके जो है पहले जो समझौतों की बात चल रही थी, तो उसमें 50,000 भारतीयों को है 2030 तक वहाँ जॉब मिलेगा। और वीज़ा के रूल भी जो है ना ईजी होंगे। जो 17-18 समझौते हुए थे उसमें वो भी शामिल था। तो इट इज़ ऑन कार्ड्स जिसे कहना चाहिए। मई तो आ रही है, तो उम्मीद है कि मई तक ये एफटी साइन हो जाएगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का जो गाजा पीस प्लान है उसका समर्थन किया, सपोर्ट किया, इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक किया उन्होंने। इट्स टाइमली एंड वाइज डिसीजन, बेस्ट टू द अवेलेबल सर्कमस्टांसेस। और उन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड सच एफर्ट्स। और फिर उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी कांट बी ए टारगेट ऑफ कन्फ्लिक्ट। ह्यूमैनिटी जो है वो क्यों बर्दाश्त करे, कन्फ्लिक्ट का जो खामियाजा है ह्यूमैनिटी क्यों बर्दाश्त करे। और तीसरा उन्होंने कहा कि सर्टनली ये जो नया पीस एग्रीमेंट है, दिस विल ओपन एंड स्ट्रेंथन द रूट ऑफ पीस बिटवीन वेरियस कंट्रीज है। तो ये सपोर्टेड एंड इज ए टाइमली मूव, आई थिंक। सर, इजराइल ये लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत हेक्सागन का हिस्सा बन जाए, क्या भारत ऐसा करेगा? कर सकता है। अभी तो क्या, वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। नरेंद्र मोदी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते, क्योंकि बेसिकली क्या है कि मुस्लिम फैक्टर है जो उसको हैंडल करने को बना है। तो उनकी इच्छा है इजराइल वालों की, इजराइल हो जाए, साइप्रस हो जाए, ग्रीस हो जाए, भारत हो जाए, तो बना लें। सामने किसके खिलाफ बनाना है? वो बनाना है चाइना है, पाकिस्तान है, टर्की है। वो अलायंस एक तरह का बना हुआ है। इनका मानना है कि पश्चिम एशिया में आतंकवाद को रोक पाएंगे ऐसा करने से। दैट वे जो है, तो इंडिया शामिल हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं। इट्स ए गुड मूव, basically aiming at China and Pakistan, Turkey, which politically and diplomatically suits India. जी सर, आपको क्या लगता है पीएम मोदी की इजराइल की इस यात्रा के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच की जो दोस्ती है वो और पक्की हो गई है? Absolutely. वो तो आप देखिए कि नाउ इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इजराइल इज सोल्ड आउट टू नरेंद्र मोदी करिश्मा जो है। इसलिए उन्होंने कहा भी है ना कि मेरे तो भाई जैसे रिश्ते हैं। ही इज़ ए वंडरफुल लीडर, ही इज़ अमेजिंग लीडर दैट वे।
और दो कारण है दोस्ती के मजबूत होने के। एक तो उनका छवि सुधार कार्यक्रम, जिसमें कि इमेज बिल्डिंग, जिसमें नरेंद्र मोदी एक फैक्टर है उनके साथ खड़ा होने से, चुनाव आ रहे हैं वहाँ पे। दूसरा फैक्टर यही है जो मैंने आपसे कहा कि फ़लस्तीन का जो मुद्दा है, इसमें चूंकि अब भारत इजराइल के साथ है ब्रॉडली, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा आतंकवाद का है, आतंकवाद से निपट रहे हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उनकी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। एट द मोमेंट तो ही सोल्ड आउट टू नरेंद्र मोदी। सर, क्या ये सच है कि इजराइल के दौरे के बाद, प्रधानमंत्री ने जी जो दौरा किया, उसके बाद आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल और भारत एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ गए? 100% बिल्कुल करीब आ गए हैं दोनों एक दूसरे के। जो है दोनों की रिक्वायरमेंट एक जैसी है। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा उस दिन अपने भाषण में जो है कि हमने आपके दर्द को महसूस किया है, जो आपका दर्द है फ़लस्तीन का, हमास, और हमेशा से भारत आपके साथ खड़ा है क्राइसिस में। हम हमास के उसके हमले की निंदा करते हैं। तो आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा, मैंने कहा कि दोनों राष्ट्रों की जो दोस्ती, जो संबंध है, उनको और मजबूत करेगा। और अब एक इंटरनेशनल उन्होंने कमेटी बनाई है, जिसे उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच में एक टेरर कमेटी इस तरह की बनी है जो इस सारे विषयों को डील करेगी, साइबर सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड जो टेरर के इश्यूज हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि टेरर एक ऐसा मुद्दा है जो भारत और इजराइल को और ज़्यादा मजबूती से आगे चल के भी जोड़े रखेगा। एंड इंडिया विल बी बेनिफिशरी, क्योंकि इजराइल का इंटेलिजेंस आप जानते हैं कितना ज़बरदस्त है, इनपुट उनका आतंकवादियों के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में। तो इंडिया इज सर्टेनली बेनिफिशरी विद दिस अलायंस। तो ये जो टेरर को किल करने का अलायंस है उनका जो बना है, इंडिया इज बेनिफिशरी। और जैसा वो कहते हैं आतंक पे भी, जैसा उन्होंने कहा कि देयर विल बी नो डबल स्टैंडर्ड्स। नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बात आतंकवाद के बारे में ये कही। उन्होंने ये भी कहा आतंकवाद के बारे में कि जो टेरर है एनीवेयर, इट इज़ ए थ्रेट टू पीस एवरीवेयर। एक बड़ी बात उन्होंने कही दैट वे जो है। और दूसरा उन्होंने कहा देयर शुड बी नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेरर। तो ये दो एक मुद्दे ऐसे हैं जो टेरर के मुद्दे पे हमेशा उनको जोड़ के रखेंगे। सर, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता ये भी है कि इजराइल का दुश्मन ईरान भी कर रहा है मोदी की तारीफ। तो ये मुद्दा क्या है? इट एक्चुअली स्पीक्स नरेंद्र मोदीज गुडविल, क्रेडिबिलिटी अमंग फ्रेंड्स एंड अदर नेशंस, कि जो कहते हैं करते हैं, डिपेंडेबल फ्रेंड हैं ये। तो इसलिए जब वो जा रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा कि आप जा रहे हैं इजराइल, तो फ़लस्तीन का हमारा मुद्दा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब सवाल ये है कि ये मेंटल स्थिति कब डेवलप होती है दो लोगों के बीच में, जब वो करीब होते हैं, आपस में ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है। मान लीजिए आप किसी काम के लिए किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं और किसी आपके दूसरे आदमी का काम है, तो कह देते हैं ना आप मिलने जा रहे हो, मेरे लिए भी जिक्र कर देना वहाँ जाकर, क्या आम बात है, हिंदुस्तान में अपन देखते हैं रोज़ होता है। तो उसी अंदाज में ईरान ने उसी भरोसे, उस ट्रस्ट में नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी, यार हमारी बात भी करना वहाँ जाकर के। तो नाइस जी सर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी ये इजराइल यात्रा दो पुरानी सभ्यताओं के मिलन का उत्सव है। आप इसे कैसे देखते हैं? एक नई थ्योरी है नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे निकाली, बड़ी पॉपुलर हुई और बड़ा हिट हुआ सोशल मीडिया पे। बात जो है इसमें कहा गया कि फादरलैंड मदरलैंड, भारतीय यहूदी हैं वहाँ जो रहते हैं, प्रवासी भारतीय कह दो अपन को, जो है वो कहते हैं कि इजराइल जो हमारा फादरलैंड है, हमारा पितृ भूमि जो है, और भारत हमारी जो है ना मदरलैंड है, मातृभूमि है। एक हो गया कम्बिनेशन। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता की बात थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता और जॉर्डन घाटी सभ्यता, ये दोनों एक से मिलती जुलती हैं। तो हमारा सदियों का पुराना संबंध है, भारत इजराइल के 2000 पुराने रिलेशन है जिसे कहते हैं। तो इसलिए क्या दो सभ्यताओं का मिलन है। मैं आज आया हूँ दूसरी सभ्यता को संबोधित करने के लिए, मेरा भाग्य है ये। तो एक नई थ्योरी करके उन्हें ये कहना चाहते हैं कि सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से 2000 साल से इजराइल और भारत के पुराने रिश्ते रहे हैं, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दो पुरानी सभ्यताओं का मिलन का उत्सव है मेरी यात्रा। ये था। सर, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी की मोदी हग का जिक्र किया। ये मोदी हग आखिर है क्या? हाँ, वही है ना, कितने कंट्राडिक्शन हम डिफाइन करें और कितने ऐसे एक्सेप्शन हम डिफाइन करें रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी। बिकॉज एवरी टाइम देयर इज ए न्यू एक्सेप्शन, एक नई घटना, एक नया चमत्कार जिसे आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री स्तर का एक व्यक्ति जो है ये कह रहा है कि मोदी हग नाम का एक ब्रांड है जो सारे संसार में चल गया है कि मोदी हग। तो इसका मतलब ये है कि मोदी को इतना क्लोजली लोग मॉनिटर करते हैं, इतना क्लोजली फॉलो करते हैं, और उसी धारणा से एयरपोर्ट में जब आए तो दोनों हाथों से, खुले हाथों से मोदी को उन्होंने बाहों में लिया और फिर उसको हग किया। उसका प्रमाणित और कर रहे हैं कि मोदी हग जो है ना वर्ल्ड में प्रमाणित है। तो देखा जाए तो मतलब एक विदेश नीति का एक चमत्कार कहा जाना चाहिए, और सारा मतलब श्रेय जो है दैट वे नरेंद्र मोदी को इस रचना को है कि अब हम कह सकते हैं हग इज नॉट ए कैजुअल मोमेंट ऑफ लाइफ। क्या मिलर किसे कर लिया ना, हग इज ए पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी।
वो कह रहा है ना दूसरा देश का आदमी की मोदी हग इज नाउ पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ना वी कैन कंक्लूड मोदी हग इज नो मोर एन इमोशनल मोमेंट, ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ इंडिया डिप्लोमेसी, प्राइम मिनिस्टर डिप्लोमेसी, मोदी हग। सर, इजरायली संसद में अपने भाषण में नेतन्याहू ने पीएम मोदी को एशिया का शेर बोला, इसको आप कैसे देखते हैं? सही, इतने प्रभावित थे और है भी सही है। एशिया में तो आप देखते हैं आज सारे राष्ट्रों में अब आधे राष्ट्र तो लड़ ही रहे हैं, जो लड़ता है उसकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाती है। आधी तो जो है मोदी इज ओनली पर्सन जो किसी से लड़ रहा है ना कुछ कर रहा है, और हर जगह जाते आते हैं, ग्लोबल लीडर की स्टेटस है उनकी, उनको सुना जाता है, उनको यकीन किया जाता है दैट पे जो है। तो उसी उत्साह में उन्होंने कहा है कि मोदी एशिया के शेर हैं, विच इज़ फैक्चुअली करेक्ट आल्सो। एशिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है नरेंद्र मोदी के टक्कर का ग्लोबल लीडर, उस तरह कौन है? कोई नहीं है, दैट इज है। और संसार में नहीं है, संसार में ये 2-3 लीडर थे ना, चाइना है, अमेरिका, रशिया है, वो सब झगड़ों में उलझे हुए हैं ना। एक निर्विवाद व्यक्ति जो इन झगड़ों से दूर है, इंटरनेशनल झगड़ों से दूर है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, तो ही इज द ओनली वन। जी सर, नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी सारा के साथ पहली डेट पर इंडियन रेस्टोरेंट गया। सर, ये पूरा क्या किस्सा है? किस्सा तो है ही, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उससे बात यह है कि सारे लोग अपनी मन की बात कहने के लिए नरेंद्र मोदी को कितने बेचैन रहते हैं, ये तो देखो आप। और सारी बातें शेयर करते हैं, कभी तो कहते हैं मेरी पत्नी के कपड़े का रंग ऐसा है, ठीक है ना, कभी कुछ और कहते हैं और फिर ये कह दिया कि वो मेरी पहली डेट इनके साथ, सारा के साथ यानी किसी इंडियन रेस्टोरेंट में हुई। तो यूँ मोदी के फोकस में रहना चाहते हैं और उनको प्रभावित करने की, उनका दिल जीतने के उसमें रहते हैं, दैट वे जो है। तो ये किस्सा इसका ये है कि एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, एक इंडियन लेडी चलाती हैं तेल अवीव में, तंदूरी रेस्टोरेंट। तो 1980s का जो दशक था, तो मिले उससे जाके और इंडियन खाना खाया उन्होंने, तंदूरी चिकन तो खाया होगा, लेकिन दाल रोटी और ये सब भी खाया वहाँ पे जो है, और बाद में बड़ा अच्छा लगा उनको। ये जिक्र उन्होंने इसलिए किया, कहने के लिए मोदी को कि देखो मेरे मन में शुरू से ही भारत की संस्कृति, भारत के स्वाद, भारत के जो व्यंजन हैं, इनके प्रति एक खास आकर्षण मोह रहा है, उनका प्रभावित करने के लिए व्यक्ति कहता है। लेकिन सर दूसरा एस्पेक्ट देखिए आप, ये क्या इंडियन रेस्टोरेंट्स कितने पॉपुलर हैं। मैं तो जितने कंट्रीज़ में गया, 70-80 कंट्रीज़ में गया था, तो मैं ज़्यादा नहीं तो 15-20 में तो इंडियन रेस्टोरेंट में गया कि जब एक दिन से ज़्यादा आप वहाँ रहते हो तो वहाँ का खाना फिर सुहाता नहीं है, फिर आदमी कहता है चलो ढूंढो। तो शायद ही वो ऐसा देश था जो इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था, एक नहीं 10-10 थे, 5-5 थे। और पिछली बार मुझे लोगों ने कहा दुबई में तो 50 या 100 रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। तो एक नया फिनोमिना है, इट इज़ ए पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। इंडियन एंटरप्रेन्योर जो है, इंडियन होटलियर जो है, वो इतना पॉपुलर है, इंडियन डिशेज इतनी पॉपुलर हैं। आज संसार के कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं मानता तो 30-35 देश ऐसे होंगे जिनमें 20-25 से ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट उस कैपिटल के अंदर है, और चलते हैं, लोग एंजॉय करते हैं और जाते हैं वहाँ पे जो है। पॉइंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। सर, कौन है हाइफा के हीरो मेजर दलपत सिंह, जिनका जिक्र पीएम ने इजराइल में किया? तो फौज थी इजराइल में, थी, भारतीय थे उसके अंदर। आप देखिए कितना शूरवीर किस्म का चेहरा है उनका जो है, बहुत पुरानी बात है। तो सेना बनी थी, इजराइल की रक्षा में लोग जुटे थे, तो 4000 ऐसे लोग थे जो भारत से जुड़े हुए थे, जो शहीद हो गए थे। तो उसको बचाने के लिए उस शहर को, ये भी शहीद हो गए थे, और बाद में इनको याद किया गया। नरेंद्र मोदी इस बार गए तो उन्होंने उसको याद किया और उनको सलाम किया कि इजराइल की रक्षा में भारतीय शहीद हो गए थे, उनको प्रणाम करते हैं। और फिर ढूंढने से पता लगा कि ब्राह्मणा राजपूत हैं। तो भारत में भी इनको गर्व की दृष्टि से देखा जाता है और इजराइल में भी इनको गर्व की दृष्टि से देखा जाता है। इन्होंने इजराइल की रक्षा में अपने प्राण गंवाए। सर, सो मच इज हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, डोमेस्टिकली भी या इंटरनेशनली भी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही डोमेस्टिक इंटरनेशनल के जो इश्यूज होते हैं बड़ी कुशलता के साथ हैंडल कर लेते हैं? देख ही रहे हैं, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर हैं और चौथी बार बनने के कगार पे हैं, मोड़ पे खड़े हैं वहाँ। जब भी होगा, मतलब आकलन की बात है, अपने अपने देखो। आई एग्री विद इंडिया टुडे, आकलन की आज की तारीख में कमांड में है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगली बार भी चुनाव जीत रहे हैं। आकलन यार, भरोसा होता है व्यक्ति का अपने आकलन का, तो मेरा भरोसा है इसका कि वो बनेंगे, तो देश को तो चलाए गए अच्छे से, आप देख रहे हैं ये। और देश में थोड़ा सा उनका ये भी हो गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग उनको जो है सेनापति मिले हुए हैं, अमित शाह जो है, तो आधे से ज़्यादा काम तो वो निपटा लेते हैं उनके सुपरविजन में जो है। और अब जितना उनका इन्वॉल्वमेंट है सब चीज़ों में, तो उसको देख के ऐसा लगता है अब देयर इज़ नो डाउट अबाउट अमित शाह बीइंग नंबर 2 इन मोदी कैबिनेट अंडर द सुपरविजन एंड लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। लेकिन ये फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी जितनी कुशलता से डोमेस्टिक अफेयर्स को हैंडल कर रहे हैं, उतनी कुशलता से क्या है, वो विदेशी मामलों को जो है वो हैंडल कर रहे हैं। और विदेशी को हैंडल कैसे कर रहे हैं आप देख रहे हैं, विदेशों में किस तरह सारा जो हो रहा है। और एक बात और है खास, पहले विदेश नीति बनती करती थी तो प्रधानमंत्री नाम भी बहुत से लोगों को देश में मालूम नहीं होता था, स्कूल में बच्चों को इसको उसको।
नरसिम्हा राव का नाम पूछते थे, मुझे ध्यान नहीं। कई लोग तो मनमोहन सिंह का भी नहीं जानते थे, या उससे पहले कोई इंद्र कुमार गुजराल रहे थे, इस तरह से नहीं जानते थे। पर मोदी देखो आप, ये मोदी तो घर घर में है आज भारत के। नरेंद्र मोदी तो घर घर का प्राइम मिनिस्टर है, तो डोमेस्टिक तो चला ही रहे हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक है, हमेशा मदद कर रहे हैं, पर उनका जो खुद का ऑरा है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो वो तो मोदी है ना खुद, एक तरह से दैट वे जो है। अमित शाह इम्प्लीमेंटिंग इज मैंडेट, इज एग्जीक्यूटिंग इज मैंडेट विद लॉट ऑफ इफेक्टिविटी एंड कमिटमेंट। आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैं खत्म कर दूंगा इसको, नक्सलवाद को, वाकई खत्म होने के कगार पे आ गया। मिरेकल क्या है आपके सामने है। तो डोमेस्टिक गवर्नेंस में ऑफ कोर्स ही इज ए रोल, लेकिन जो पॉपुलरिटी है, जो उस तरह का चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी हैं, आप देख रहे हैं। और विदेशों में तो मैंने कहा ही आपसे, विदेशों में तो रोज कर ही रहे हैं सारा दैट वे जो है। तो आपका कहना सही है, एनालिसिस सही है कि देश में जितनी सफलता चलाते हैं वो विदेशी मामलों को भी उतनी निपुणता से चलाने लग गए हैं, क्योंकि वन लर्न्स बाय एक्सपीरियंस, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया अब जो है। जी सर, ये कैसा विचित्र संयोग है कि इजराइल की मान्यता और पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तारीख एक ही है, यानी कि 17 सितंबर 1950। ये नरेंद्र मोदी का भावुक स्टेटमेंट था, विच वॉज फैक्चुअली करेक्ट जो है। 1950 में इनका जन्म हुआ, 50 में अधिकृत तौर पर भारत ने उनको मान्यता दी है। तो भाषण में उन्होंने कहा भी हमारे रिश्ते तो आज से नहीं है, इसलिए इजराइल के प्रति मेरे मन में खास आकर्षण, खास लगाव और एक खास कंसर्न रहता है कि मेरे को मेरा बर्थडे जब आता है मुझे याद आता है, ह्यूमन नेचर है कि आपका भी उसी दिन हुआ है। तो बर्थडे की जो तिथि है उनकी और उनकी मान्यता की तिथि है, वो कोइंसाइड कर रही है आपस में, दैट वे जो है। तो वन मोर कहना चाहिए, दोनों की वैचारिक एकता का एक और बिंदु इसे ये कहा जा सकता है। सर, इजराइल यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कमल टोपी पहनी। सर, व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस? देखो, नरेंद्र मोदी तो हर काम करते हैं, सिर्फ एक मैसेज होता है, और मास्टरमाइंड आदमी है। अब देखो, वो अपनी जैकेट की जेब में वो लगा के ले गए, तो उस औरत कह रही है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की पत्नी जो है, कि मैं भी आज ऐसा कपड़ा पहन के आई हूँ। तो नोटिस लेते हैं लोग उनकी हर बात का। तो ये जो ब्रह्म कमल जो आप बता रहे हैं, ये एक फूल है, उत्तराखंड का, हिमालय के ऊपर मिलता है, उसको लोग लाते हैं, केदारनाथ की पूजा में चढ़ाते हैं। तो ये क्या है कि ये जो है फूल है, ये जो पहना है नरेंद्र मोदी ने, ये वहाँ की मतलब एक तरह से कूटनीति भी है और संस्कृति है, जो वहाँ की उत्तराखंड, उसको प्रेजेंट करते हैं। ये जो फ्लावर है, ये उत्तराखंड का सांस्कृतिक प्रतीक है, एक तरह से जो है शुद्ध है। इसके बारे में ये भी कहा था, बहुत ही शुद्ध है, भगवान केदारनाथ के इस मंदिर में इसको चढ़ाया जाता है। तो उन टॉपी पहनी है, तो उत्तराखंड का ब्रांडिंग हो गया ना पूरे संसार में, कि कहाँ से कैसे, आधे लोग ढूंढते रहेंगे इसको सोशल मीडिया पे, कौन सा फ्लावर है। कई लोग पहाड़ पे चढ़ भी जाएंगे उसको देखने के लिए। तो नरेंद्र मोदी क्रिएट्स क्यूरियोसिटी एंड पुट्स पीपल ऑनलाइन। सर, प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का रिस्पांस मीडिया में कैसा रहा है? मीडिया में बड़ा ज़बरदस्त रेस्पॉन्स था। एक अखबार ने इतना बड़ा एक होर्डिंग लगाया अपने बाहर, नमस्ते मोदी। आप देखिए, अभी विजुअल चल रहा, कितना अच्छा दिख रहा है, और ये फोटो कितना खूबसूरत है। अब पीआईबी ने किया या पीएमओ ने निकाला फोटो बहुत खूबसूरत है, कि वो हाथ हिला के नमस्ते कह रहे हैं। वहाँ होर्डिंग लगा, वहाँ पे बड़ा जो है, सब लोग देख रहे हैं वहाँ पे। और दूसरा मीडिया जो है, एक बड़े अखबार ने लिखा, मोदी मैजिक जो है ग्रिप्स सोशल मीडिया एंड मीडिया, दैट वे जो है। तो अच्छा था, सब जगह था, बड़ी घटना थी। नॉट ओनली इजराइल, अरब कंट्रीज़ में और वेस्ट के पेपर्स में भी इस घटना को काफ़ी महत्व दिया गया। इजराइल काफ़ी क्रिटिकल कंट्री है ना, और लोगों को मालूम था कि हमला होने करने वाला है अमेरिका के साथ मिलकर। तो नरेंद्र मोदी विजिट हैज़ ड्रॉन out of proportion coverage जी in all the newspapers and media. So why Prime Minister Modi's visit to Israel matters for Pakistan's security? हाँ, पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है ये, मुनीर के लिए चिंता का विषय है ये। नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, तो दोस्ती बढ़ी है इजराइल से। तो दोस्ती में क्या हुआ है, डिफेंस की बात हुई है, साइबर सिक्योरिटी की बात हुई है, हथियारों की बात हुई है, और फिर नया अलायंस वॉल बनाने की बात हुई है, जो ब्रिक्स साथ जो है, जो बेसिकली चाइना, पाकिस्तान और टर्की के खिलाफ है। तो उनके कान खड़े होते हैं कि क्या हो रहा है। फिर क्या है कि इजराइल की क्षमता से सब लोग परिचित हैं, इजराइल के इंटेलिजेंस से परिचित हैं। तो जो ये जो अलायंस है इंडिया और इजराइल का, जो स्ट्रॉन्ग हुआ है अभी इस विजिट के बाद में, इससे वो चिंतित हैं, और उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। तो उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न है ये, दैट वे। मुनीर और उनका, कि वो देख रहे हैं कि कैसे क्या है, दैट वे जो है। और आप इसमें देखिए, दूसरा पाकिस्तान की एक परेशानी और है इसके अंदर, जो है एम्बेरसमेंट है उसका। वो क्या है कि अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में रक्षा समझौता हुआ पिछले साल, एक एग्रीमेंट जिसमें रक्षा वक्षा सब शामिल है, मिला के आपस में जो है। अब क्या है कि ईरान सऊदी अरब पे हमला कर रहा है, मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान धर्म संकट में ईरान का साथ दे या सऊदी अरब का, कि सऊदी अरब को लेके पाकिस्तान क्या है, ईरान को सपोर्ट नहीं दे सकता सऊदी अरब के खिलाफ।
तो एक और एम्बेरसमेंट उसका। तो ये जो अभी यात्रा हुई और जो डेवलपमेंट वर्ल्ड में अभी हो रहे हैं इस वॉर के, ये पाकिस्तान को, मिलिट्री को, उनको सूट नहीं करते। दिस इज ऑल। सर, क्या ये सच है कि इंस्टाग्राम पे अपने 10 करोड़ फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री वाकई बन गए हैं इंटरनेशनल सोशल मीडिया स्टार? Absolutely, it is factually correct. So he is a new digital hero of the entire world at the moment. ट्रम्प के 4.3 हैं शायद, ऐसा कुछ है फिगर जो है, और राहुल गांधी 1.2। ऐसे कंपेयर करो, बाकी तो कितने कंपेयर कर लो आप, कोई मतलब इशू नहीं है। तो है हैरानी की बात है, देखो मतलब कि सारे संसार की बात हो रही है जी। ये इंडिया की बात नहीं हो रही है कि कोई कहे कि आपने नंबर बढ़ा लिए होंगे, आपने फॉलोअर बढ़ा दिए होंगे, कुछ और कर दिया होगा, ये सब बातें नहीं है। ये वर्ल्ड का जो है ना, ये रिकॉग्नाइज डाटा है, जिसमें 10 करोड़ पे वो है और 4.3 या समथिंग पे जो है वो ट्रम्प खड़े हैं और राहुल गांधी, मैंने बताया आपको। तो फैक्ट है। और भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री आज जो है वो संसार का सबसे बड़ा डिजिटल लीडर है। इस फैक्ट। सर, समय का एक फेर देखिए कि भारत के खिलाफ बेरुखी रखने वाला, भारत को लेकर बेरुखी रखने वाला कनाडा अब भारत के धीमे धीमे करीब आ रहा है। क्या इसकी वजह? होता है तो समय के साथ साथ होता है ना कि टाइम इज़ ए हीलर जो है, और घटनाएं सिखाती हैं व्यक्ति को। अब इस प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं सुलझे व्यक्ति हैं, इन्होंने महसूस किया कि एक छोटी सी बात के लिए हमने रिश्ते ख़राब कर लिए, अपने बिजनेस ख़राब किया, और फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। और भारत एक एमर्जिंग फोर्स है, 140 करोड़ का मार्केट ख़राब किया जो है ये, तो लाइन पे आ गए हैं, भूल सुधार कर लिया उन्होंने। पहला बयान तो उन्होंने दे दिया है कि हमारे यहाँ जो हिंसा हुई है निज्जर विज्जर के मामले में, पहले कहते थे भारत के लोग शामिल हैं 2023 में जो है, और उन्होंने कह दिया कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ की किसी भी हिंसा में शामिल नहीं था। क्लीन चिट, मेजर डेवलपमेंट इन इंडियन कैनेडियन रिलेशनशिप। ठीक, आज वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं दिन में, और रात को शायद साल पूरा होते होते एग्रीमेंट भी जो है FTA होना है, जो है मैंने पढ़ा था कि शायद बाई ईयर एंड है, वो हो जाएगा दैट वे जो है। और बम्बई आए वो, तो बम्बई आगे उन्होंने कहा कि भारत संसार की, भारत मतलब नरेंद्र मोदी, भारत संसार की सबसे आगे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और हम दोनों राष्ट्र मिलकर विकास के नए आयाम छुएंगे और मिलकर काम करेंगे दैट वे जो है। बड़ी बात है। तो अच्छा है भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, भारत के लोगों के लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए। कनाडा तो एक नेचुरल पार्टनर है ना, सारा पंजाब वहाँ है, सारे लोग वहाँ हैं, आप देखते हैं दैट वे। इन राष्ट्रों के संबंध अच्छे रहें तो अच्छा है, लोग वीज़ा के लिए धक्के नहीं खाएंगे और परेशान नहीं होंगे, बिजनेस में परेशान नहीं होंगे, पढ़ाई में जा सकेंगे, वीज़ा के इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो इट्स ए वेरी गुड डेवलपमेंट बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। और इसको हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कनाडा ने भूल सुधार कर लिया है, विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। एब्सोल्युटली सर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी लीडरशिप, उनकी डील, उनकी दोस्ती, उनकी डिप्लोमेसी, ये हर किसी के लिए सीखने वाली, प्रेरणा देने वाली चीज़ है। और बहुत खूबसूरती के साथ भारत के शांति संदेश को आपने आज के जेसी शो में उसका विश्लेषण किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ जहां पर अगर आप देखेंगे मध्य पूर्व में जो तनाव इस वक्त बढ़ रहा है वो मिसाइलों और सैन्य कार्रवाई तक सीमित नजर नहीं आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, और अगर वहां पर संकट गहराता है तो असर अमेरिका और यूरोप तक नहीं, भारत के हर घर की रसोई तक पहुंचेगा। भारत के सामने चुनौतियां कई हैं, लेकिन वैश्विक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन भारत की ताकत यही है, भारत किसी युद्ध खेमे का हिस्सा नहीं है, भारत संवाद का पक्षधर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बार बार कहा है, ये युद्ध का युग नहीं है, और आज यही संदेश सबसे ज्यादा प्रासंगिक नजर आता है, क्योंकि भारत ये बात जानता है कि शांति सिर्फ आदर्श नहीं है, शांति ही रणनीति है और शांति ही भविष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ आज के द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए, और सर आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।